Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, welcome to the lecture number 8 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, अभी तक मैं जो बातें आपसे करता रहा हूँ पिछले लेक्चर्स में, उम्मीद है कि वो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, and you are finding it no difficulty in understanding the concepts which I am trying to impart and deliver to you. अभी हमने जो शुरू के जो 6 लेक्चर्स थे उसमें ज़्यादातर हमने सी के सिंटेक्स को और उसकी जो है एक रिवीजन की थी एक डिफरेंट एस्पेक्ट से, और लास्ट लेक्चर से ज़रा सही मायनों में डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ हम आए थे। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले मैंने बात स्टार्ट की थी फॉर द नीड फॉर डाटा स्ट्रक्चर, किसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस है टू ऑर्गेनाइज डेटा, और ऑर्गेनाइजेशन इस तरह करनी है कि यू कैन हैव मोर एफिशिएंट प्रोग्राम्स, और फॉर मोर पावरफुल जब आपके कंप्यूटर्स हो गए दे नीड मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस टू रन ऑन देम, और जितनी ज़्यादा आपकी एप्लीकेशंस कॉम्प्लेक्स होती गई यू नीड मोर कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस के लिए प्रोसेसर को इट नीड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द शॉर्टेस्ट अवेलेबल ऑफ टाइम। तो देन वी टॉक अबाउट द डेटा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि डेटा को मैनेज करना है उसी के ऊपर कैलकुलेशंस होनी है। तो डेटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर्ड so that they can be accessed later. This is one of the data management objective. The next is that it should be organized. Data को हमने organize करना है so that it can be selectively and efficiently accessed. जब उसको access करेंगे then we have data must be processed and presented so that they support the user environment effectively. और जो चौथा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है डेटा मैनेजमेंट का, कि डेटा मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड मैनेज सो दैट दे रिटेन देयर वैल्यू, यानी कि जितनी देर में कंप्यूटर में रहता है उसको इस तरह रखना है, उसको सिक्योर करके रखना है कि इट कीप्स इट वैल्यूज एट ऑल टाइम्स। उसके बाद हमने बात की सिलेक्टिंग अ डेटा स्ट्रक्चर। फॉर सिलेक्टिंग अ डेटा स्ट्रक्चर यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिटरमिन द रिसोर्सेज एंड द कंस्ट्रेंट्स अ सॉल्यूशन मस्ट मीट। जब भी आप कोई सोल्यूशन डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं उस पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, तो हमारा वन ऑफ द एनालाइज इस तरह करना है कि वी मस्ट नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम एज वेल एज द कंस्ट्रेंट ऑन द सोल्यूशन, कि किस लिमिट्स के अंदर वी हैव टू डेवलप द सोल्यूशन। फिर हमने ये भी देखना है वी हैव टू डिटरमिन द बेसिक ऑपरेशंस दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड, एंड उसके हिसाब से वी हैव टू क्वांटिफाई द रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स फॉर ईच ऑफ द ऑपरेशंस। Then we have to select the data structure that best meets these requirements. One, you know कि आपके operations कौन से perform करने हैं, उसके ऊपर constraints क्या हैं, time के हवाले से, space के हवाले से. Then we have to select an appropriate data structure. Then we talk about data structure philosophy. उसमें हमने ये कहा था कि कोई भी आप data structure लें, उसके अपने costs हैं और उसके अपने benefits हैं। तो बहुत रेयरली होता है कि यू विल फाइंड अ सिंगल डेटा स्ट्रक्चर दैट इज गुड इन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। अमूमन ये होता है कि एक डेटा स्ट्रक्चर एक सिचुएशन में तो बड़ा इफेक्टिव होता है, मगर एक जब दूसरे सिनेरियो में या सिचुएशन में उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग एडवांटेज इट बिकम्स द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग दैट काइंड ऑफ स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर को जो है अगर नॉर्मली देखा, अ डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्स space for each data item it stores, it needs storage space, then it needs time to perform each basic operation, then उसके लिए आपको कोई भी data structure हो उसको implement करने के लिए you need to have some programming effort। आप programming effort करेंगे तो उसको बाद में as requirements change we have to keep up the maintenance effort, और finally उसमें जो अमूमन जब आप testing करते हैं तो sometimes bugs come out, तो debugging effort is also require होती है। तो each problem has its constraints on the available resources such as space and time, and oft जो recommendation है कि often after a careful analysis of the problem characteristics can we know कि which data structure we best use for this kind of problem. Then we talk about डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशंस। उसमें हमने आपको जैसे बताया कि
डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशंस है। हमने 3 क्लासिफिकेशंस को ज़्यादा डिस्कस किया था। वी टॉक अबाउट कि जी डेटा स्ट्रक्चर की एक क्लासिफिकेशन होती है कि या तो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होंगे या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होंगे। The linear data structure the data items in a linear sequence, means one after another, like example के तौर पर as an array. अगर क्लासिफिकेशन के हवाले से आपके नॉन लीनियर भी हो सकते हैं, the data items are not stored in one sequence, and an example is binary tree या tree की example. फिर आपकी जो है डेटा स्ट्रक्चर्स कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर्स और हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, जिसको नॉन होमोजीनियस भी कहते हैं। तो एरे जो है और लिस्ट जो हैं, स्टैक्स या क्यूज, इनको हम कह सकते हैं कि दे कैन बी होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, स्पेशली क्यूज और लिस्ट वगैरह में, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स दे आर ऑफ द सेम टाइप। जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेम टाइप के होंगे, इसलिए हम उनको कह सकते हैं कि दे कैन बी ऑफ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर्स। मगर एज अगेंस्ट अगर हम यूनियन की तरफ आएँ, रिकॉर्ड्स या जिनको हम सी में स्ट्रक्चर कहते हैं, या उसके हम स्टैक्स या कोई और, तो उसमें इट कैन बी डिफ़िकल्ट। वहाँ पर आपके हेट्रोजीनियस जो हैं वो आपके डाटा एलिमेंट्स एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रख सकते, उसमें स्टोरेज सिचुएशन इस किस्म की होती है। द एलिमेंट्स मे बी और दे मे नॉट बी ऑफ द सेम टाइप। फिर जो तीसरी क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की थी वो थी स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स। उस हवाले से भी हम देख लेते हैं चीज़ों को कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स आर वन हु साइजेस एंड स्ट्रक्चर्स which is associated with the memory locations, they remain fixed at compile time and they does not change during the execution time. Unions, arrays, records, these are called static data structures. और जो आपके dynamic data structures हैं which expand or shrink as required during the execution of the program and their associated memory location changes. Examples इसमें हमने कहा था कि linked list, stacks, queues और trees. देन उसके बाद हमने फिर बात की कि एक और क्लासिफिकेशन हम जिस तरीके से करते हैं कि हम कहते हैं कि जी एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आए कि दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली दे आर दी बेसिक प्रिमिटिव हैं, सबसे बेसिक हैं। उनकी जो अमूमन जो आपका आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उनके ऑपरेशंस के लिए और स्टोरेज के लिए आपको डायरेक्टली सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल्स जैसे है इंटीजर्स, बुलियंस, कैरेक्टर्स, फ्लोट, रियल। और ये जो है इतने एफिशिएंट होते हैं, और ये स्केलर टाइप इनको हम कहते हैं कि ये दे कंटेन्स ओनली वन वैल्यू एट एनी गिवन टाइम। प्रिमिटिव इस हवाले से है कि अदर डेटा स्ट्रक्चर कैन बी बिल्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डेटा स्ट्रक्चर्स। तो फिर उसके बाद हमने फिर मजीद हमने कहा देयर कैन बी टू का, फिर हमने सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स बात की कि दे आर बिल्ड फ्रॉम प्रिमिटिव्स, इनकी प्रिमिटिव की मदद से बनाते हैं। एग्जाम्पल्स हमने बात की स्ट्रिंग्स, अरेज, रिकॉर्ड्स, और many programming languages they provide directly support for these data structures. इसके अलावा हमने कहा फिर कोई नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, ट्रीज। अब बाज़ लैंग्वेजेस ने अब जाके उनकी प्रोग्रामिंग बिल्ट इन सपोर्ट देना शुरू कर दी है, मगर बाज़ में अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो यू हैव टू डेवलप द इम्प्लीमेंटेशन ऑन योर ओन। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि फाइल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, क्योंकि डेटा हैव टू बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। तो जो द डेटा स्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स विच इज अप्लाइड टू द कलेक्शंस ऑफ डेटा that are managed as black boxes by the operating system, they are commonly called file organizations. उसमें हमने 4 बेसिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन को ज़रा देखा था। We call it sequential files, relative files, index sequential files and multi-key files. These organizations, they determine how the contents of these are structured and they are built on the data structuring techniques. उसके बाद हमने बात की थी कुछ डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस की। तो जो बेसिक ऑपरेशंस की हमने बात की कि ये किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पर नॉर्मली अप्लाई हम कर सकते हैं। वन इज़ ट्रैवर्सिंग, ये बड़ा कॉमन ऑपरेशन है। ट्रैवर्सिंग मीन्स कि एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वंस सो दैट सर्टन आइटम्स इन द रिकॉर्ड मे बी प्रोसेस्ड। सो दिस एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग इज समटाइम कॉल्ड विजिटिंग द रिकॉर्ड। द अदर इज द सर्चिंग। Searching means finding the location of a record within a given key value or finding the location of all records that satisfy one or more conditions. आप सर्च करते तो उसमें लाजमी नहीं है कि आप पूरा डेटा स्ट्रक्चर करें। वंस आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए तो यू कैन टर्मिनेट द सर्च ऑपरेशंस। तो ये ट्रैवर्सिंग में है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर हैव टू बी विजिटेड एग्जैक्टली वंस।
सर्च में वर्स्ट केस ये है कि आपको ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हर मेंबर को देखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको पहले या दूसरे या तीसरे मेंबर पर अगर आपको अपने रिक्वायर्ड क्राइटेरिया पर डाटा मिल जाता है तो यू मे टर्मिनेट दी सर्च, ताकि आपको एफिशिएंट उसकी हैंडलिंग हो जाए और टाइम जो है वो कम लगे। देन वी टॉक अबाउट इंसर्टिंग। एक बड़ा कॉमन ऑपरेशन है कि मीन्स इंसर्टिंग अ न्यू रिकॉर्ड in the data structure, और जो फोर्थ कॉमन ऑपरेशन है इज द डिलीशन, रिमूविंग अ रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। तो ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा इन्हीं में से जो दो ऑपरेशंस हैं दे मे बी यूज्ड इन द गिवन सिचुएशन। जैसे वी वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड विद अ सर्टेन गिवन की, तो विच वे मीन कि हमने सबसे पहले वो सर्चिंग करनी है एंड देन वी हैव टू डिलीट इट। तो उसमें सर्चिंग जो है वो इम्प्लिसिट है अलॉन्ग विद द यूज ऑफ द डिलीट ऑपरेशन। तो उसके अलावा देर आर आल्सो टू जो बड़े कॉमन ऑपरेशंस हैं वो समटाइम्स हम यूज़ करते हैं इन स्पेशल सिचुएशंस एंड दे मस्ट आल्सो बी कंसिडर्ड। रिमेंबर कि ये वो ऑपरेशंस हैं जो आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्पेशल ऑपरेशंस हम कहते हैं, वन इज द सॉर्टिंग ऑपरेशन, अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर, फॉर एग्जांपल अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू सम नेम की, और इन न्यूमेरिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम नंबर की, सच एज सोशल सिक्योरिटी नंबर, CNIC नंबर और अकाउंट नंबर। और उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन जो समटाइम हम यूज़ करते हैं दैट इज मर्जिंग, मींस कंबाइनिंग द रिकॉर्ड्स इन टू डिफरेंट सॉर्टेड फाइल्स इनटू अ सिंगल सॉर्टेड फाइल, एग्जांपल के तौर पर है। इसके अलावा हम कुछ अदर ऑपरेशंस अगर हम यूज़ कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर पर, कॉपिंग का है, कॉन्कैटिनेशन का है कि जब आप दो को जोड़ देंगे। देन वी टॉक अबाउट, हमने फिर एरेज और लिस्ट की तरफ की बात की कि लीनियर लिस्ट बेसिकली इज अ फाइनाइट नंबर एन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स डेटा एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। तो द लिस्ट इज अमंग्स द मोस्ट जेनेरिक ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स। तो उसमें रियल लाइफ में जैसे हमने कहा कि जी शॉपिंग लिस्ट है, ग्रॉसरीज लिस्ट हो सकती है, लिस्ट ऑफ पीपल्स टू इनवाइट फॉर अ डिनर, पेशेंट्स वेटिंग टू सी अ डॉक्टर, दे कैन बी डिफरेंट लिस्ट्स। तो उसमें हमने कहा था कि बेसिकली अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट आर ऑल ऑफ द सेम टाइप। जैसे ग्रॉसरी आइटम्स है, इंटीजर्स है, नेम्स है, पेशेंट्स हैं। द आइटम्स और द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट दे आर स्टोर्ड इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर। और उसके बाद फिर हमने जो है सम ऑपरेशंस देखे ऑन द लिस्ट, क्योंकि हमने सबसे पहले देखा कि इफ़ वी वांट टू इम्प्लीमेंट लिस्ट एज एन एरे तो वो कैसे हम कर सकते हैं। उसमें सम ऑपरेशंस की हमने पहले बात की। जैसे हमने कहा था कि यू कैन क्रिएट अ लिस्ट, मीन्स उसका ऑपरेशन हो सकता है प्रिज्यूमेबली दैट कैन बी एम्प्टी। हमने कॉपी ऑपरेशन की बात की, क्लियर की बात की, यू हैव टू क्लियर द लिस्ट मीन्स टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। इंसर्ट विद एक्स एट सम डिटर्मिन्ड लोकेशन, कि आपने उसको इंसर्ट करना है आफ्टर सर्टन लोकेशन के, उससे पहले उससे बाद में। हमने डिलीट का एक ऑपरेशन देखा, गेट का देखा, अपडेट का देखा कि आपने उसको रिट्रीव करके उसमें कुछ चेंजेस करनी है डेटा में। फाइंड का था मीन्स सर्चिंग भी है, एंड लेंथ एक ऑपरेशन हो सकता है कि विच गिव्स यू द लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो आई होप कि ये जो लास्ट लेक्चर्स में हमने बातें की थी, it has been well clear to you and you have finding no problem in understanding the concepts। और आपने जो उसको इन ऑपरेशंस को की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपने इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश की होगी, और आपको मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि चंदा इसमें आपको मुश्किल पेश नहीं आई होगी इन द इम्प्लीमेंटेशन। आज ये हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन आवर टुडेज लेक्चर। आज हम ज़रा सबसे पहले बात करेंगे, ज़रा मैं यहाँ पर आज रोशनी डालना चाहूँगा एल्गोरिथम एनालिसिस की। उसमें हमने जैसे कहा कि एनी डाटा स्ट्रक्चर इट हैज़ सम रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, तो हम उसमें टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, ये क्या चीज़ होती है। देन वी टॉक अबाउट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स, कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स क्या है। मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ एनी एल्गोरिथम, क्योंकि हमने कहा कि डिफरेंट सिचुएशंस पर वी नीड डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, और हमने ये भी देखना है कि which will results in the available जो resources हैं उनके constraints है, उसके अंदर हमने solution को find out करना है। तो measuring how to measure the efficiency of the algorithms। आज हम सिर्फ बिग ई नोटेशन पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। इसके अलावा भी चंद एक नोटेशन है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, और कुछ हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एनालिसिस टेक्निक्स की। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम। एल्गोरिथम्स एंड कम्प्लेक्सिटी। The definition of algorithm is a well-defined list of steps for solving a particular problem। हम काफ़ी lectures में इस चीज़ को discuss कर सके। But one of the major challenge of programming
is to develop efficient algorithms for the processing of our data. चैलेंज जो है वो एल्गोरिदम का एफिशिएंट होना है, एफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस बोथ. द टाइम एंड स्पेस इट यूजेस आर द टू मेजर मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम. एक एल्गोरिदम जो है वो कितना टाइम लेता है अपने एग्जीक्यूशन में और वो कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स उसके लिए होती हैं उसको कंप्लीट करने के लिए. एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द फंक्शन basically which gives the running time and or space in terms of the input size. उसकी स्पेस रिक्वायरमेंट्स और रनिंग टाइम मीन्स द एग्जीक्यूशन टाइम. तो दैट वो जिस फंक्शन के थ्रू आप उसको कैलकुलेट करेंगे दैट गिव्स यू द कम्प्लेक्सिटी और ऑफ एन एल्गोरिदम. और हमने ये देखना है कि हम इस कोर्स में डिफरेंट एल्गोरिदम को स्टडीज़ करेंगे टू हैव ऑपरेशन ऑन द डेटा स्ट्रक्चर्स के हवाले से. तो हम देखेंगे किन सिचुएशंस में कौन अच्छी परफॉर्मेंस देगा, विच गिव्स अ बेटर परफॉर्मेंस, और उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी बेहतर है. एल्गोरिदम एनालिसिस में वी टॉक अबाउट we are more concerned about the two types of complexity. One is space complexity. It means how much space is required for a particular data structure, and the other is time complexity. How much time does it take to run the algorithm to have some operation on a specific data structure. तो आज हमारा ज़्यादा फोकस space complexity and time complexity के हवाले से रहेगा. So what is space complexity? Space complexity is the amount of memory required by an algorithm to run to completion. And the most often encountered cause is the memory leak, जिसका हमने pointers के हिस्से में पहले जिक्र भी किया था कि वो the amount of memory required larger than the memory available on a given system, तो वो memory leak हो जाएगी तो फिर आपको problems आना चाहेंगे. So some algorithms they may be more efficient if the data complexity completely is loaded into memory. अगर आपका RAM में complete data पड़ा है तो उनके जो है algorithms बहुत अच्छा perform करेंगे. But you need to look at some system limitations. For example, अगर आपका जो input data है it is 2 GB of text in various categories, तो can I afford to load the entire 2 GB data into the memory? अगर obviously आपके पास memory limitations हैं, space की limitations हैं, तो you cannot load 2 GB of data at one time in the memory. Then we have to divide it into some kind of chunks, and then we have to process the chunks of the available space. और उसके हवाले से फिर हम देखेंगे तो जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो मेमोरी रिक्वायरमेंट्स को भी तो आप करें तो वी हैव टू लुक इनटू द एल्गोरिथम कि वो उसको ब्रेक डाउन कैसे करेगा और उसको वो फिर एग्जीक्यूट कैसे करेगा टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस. अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आगे बढ़ाएं तो बेसिकली देयर विल बी टू थिंग्स. वन कैन बी अ फिक्स्ड पार्ट एंड अदर इज द वेरिएबल पार्ट. जैसे द फिक्स्ड पार्ट है द साइज रिक्वायर्ड टू स्टोर सर्टेन डेटा और वेरिएबल्स दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्रॉब्लम. जैसे आपने नेम ऑफ द डेटा कलेक्शन है उसके साइज या वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है तो ये फिक्स्ड पार्ट है दैट कैन बी. बट वेरिएबल पार्ट क्या है कि स्पेस नीडेड बाय वेरिएबल्स हुज साइज इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम. ये आपका बेसिकली फाइल की एग्जांपल ली थी. इट कैन बी एन एक्चुअल टेक्स्ट. तो अब आपने यहाँ पर ये चीज़ वेरिएबल देखने की यू हैव टू लोड 2 GB ऑफ टेक्स्ट और वर्सेस यू हैव टू लोड 1 GB ऑफ टेक्स्ट इन द मेमोरी वट एवर इज द स्पेस अवेलेबल. तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम इस चीज़ को भी मद्देनजर रखेंगे. द अदर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम. So sometimes it is more, the time complexity is considered more important than the space complexity. Okay, space जो आपकी memory and storage they are becoming cheap, तो space available tends to be larger and larger, but time is still is a problem for all of us. अगर हम उसको थोड़ा सा इस हवाले से देखें कि अब आप अगर जैसे Core i3, i5, i7 आ गए, we were having 4 processors on the single core in one computer. और उसमें 3 to 4 GHz प्रोसेसर आर इन द मार्केट. GHz मीन्स रफली हम ये कह सकते हैं कि 3 to 4 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड. हम उसको मेमोरी साइकिल्स में उसको हम कर सकते हैं स्टिल. बट हम ये देखते हैं कि रिसर्चर्स एस्टिमेट दैट द कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर अ सिंगल DNA चेन फॉर वन सिंगल प्रोटीन on 1 terahertz computer would take about 1 year. At this processing speed, it still requires 1 year
फॉर इट्स कंप्लीशन। आप देखें कि कितनी कॉम्प्लेक्स इसकी जो है वो प्रोसेसिंग है, और इतनी पावरफुल मशीन होने के बावजूद, मीन्स 1 टेराहर्ट्ज कंप्यूटर मीन्स 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड हम उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। इवन देन इट विल रिक्वायर 365 days multiply by 24 hours multiply by 60 minutes multiply by 60 seconds and then multiply to 1 trillion। how much complex का तो efficiency to time के हवाले से तो आपको देखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ we can conclude from this evidence that algorithm running time is a very important issue we have to look into। तो हमने space complexity को भी मद्देनजर रखना है and टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी मद्देनजर रखना है। मगर अमूमन ये होता है, जैसे हमने कहा कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको आपके आइडियल तो यही है कि आप कम से कम स्टोरेज स्पेस यूज़ करें और मैक्सिमम एफिशिएंटली उसको हम प्रोसेस करें। बट हमने ये भी देखा कि ईच ऑफ आवर एल्गोरिदम्स देखेंगे कि इट इन्वॉल्व्स अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, so accordingly we may not always be able to use the most efficient algorithm, since the choice of data structure depends on many things, including the type of data and the frequency with which various data operations are applied। तो यहाँ पर जो है वो हमें sometimes the choice of data structure involves a time and space trade-off, तो कहीं हमें फिर वहाँ पर वो ले दे करनी पड़ती है। So by increasing the amount of space for storing the data, one may be able to reduce the time needed for processing the data। तो वो हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, और वाइस वर्सा कि अगर आप जो स्पेस है अगर उसको कम कर रहे हैं तो हम टाइम को, प्रोसेसिंग टाइम को इंक्रीज कर देंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स को अगर हम बात करें तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज अ मेजर टास्क इन कंप्यूटर साइंस। In order to compare algorithms, we must have some criteria to measure the efficiency of our algorithms। तो जब भी हमने efficiency की अगर मैंने बात करनी है किसी भी algorithm को, तो we need some criteria against which we will measure। Let's suppose कि M is an algorithm and let's suppose N, small n, is the size of the input data। M is an algorithm है और N is the number of inputs है जो हमने किसी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए we have to give to that algorithm, and the time and space used by the algorithm M are the two main measures for the efficiency of M, which is the algorithm, and the time is measured by counting the number of key operations that will be performed। And that is because key operations are so defined that the time for other operations is much less than or at most proportional to the time for the key operations। तो हम की ऑपरेशंस को इस वजह से मेजर करते हैं कि, और उसको डिफाइन हम इस तरह करते हैं कि टाइम फॉर द अदर ऑपरेशन या तो उससे वो कम होगा या एट मोस्ट उसी जो की ऑपरेशन है उनके प्रोपोर्शनल होगा। एंड द स्पेस इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द मैक्सिमम ऑफ मेमोरी व्हिच इज नीडेड बाय एन एल्गोरिथम। So we can say that the complexity of an algorithm M is the function f of n, which gives the running time and our storage space requirements of the algorithm in terms of the size n of the input data। Function of input data means n, and ये हमें देगा कि उसका running time क्या है या उसकी storage space requirements of an algorithm are what। So frequently the storage space required by an algorithm is simply a multiple of the data size n। अमूमन जो है आपका जो इनपुट जो डेटा है उसी का कोई ना कोई मल्टीपल है, तो उससे हम बड़ी आसानी से स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट्स निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम फिर ये कह सकते हैं कि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड और इम्प्लाइड द टर्म कॉम्प्लेक्सिटी शैल रेफर टू द रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम। हम जब आगे अब फंक्शंस को डिफाइन करेंगे तो हम क्योंकि ऑफ द गिवन साइज एन इनपुट को हम जो है गिवन क्राइटेरिया पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन गेट दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो तो हमें मालूम हो जाएगी। तो अब हम जो आगे फंक्शन जो ज़्यादा हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो हम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कि उसका रनिंग टाइम क्या है, एफिशिएंसी जो है ऑफ द इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेस क्या होगी। क्वेश्चंस जो हमने आंसर करने हैं इस हवाले से वो देखना है कि व्हाट इज़ अ गुड और एफिशिएंट प्रोग्राम किसको कहते हैं, how we can measure the efficiency of a program, how to analyze a simple program, and how to compare different programs, what is the big O notation, what is the impact of input on program performance, what are the standard program analysis techniques,
एंड डू वी नीड फास्ट मशीन्स और डू वी नीड फास्ट एल्गोरिथम्स। तो आज के लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह कि विच इज़ बेटर, कौन सा क्राइटेरिया है वो हमने मेजर करने के लिए देखना है कि क्या रनिंग टाइम ऑफ अ प्रोग्राम इज़ बेटर, या प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग होना इज़ मोर ईजी, या हम ये देखेंगे कितनी आसानी से वी कैन कोड एंड डीबग अगर इन केस ऑफ एरर्स, या प्रोग्राम मेकिंग यूज ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, या टाइम के हवाले से प्रोग्राम रनिंग एज फास्ट एज पॉसिबल। सो विच इज़ बेटर, इन ये डिफरेंट क्वेश्चंस अगर हम आस्क करें तो विच वन इज़ बेटर, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो मेजरिंग एफिशिएंसी, measuring efficiency means ways of measuring the efficiency. Up means you have to run the program and see how long it takes in terms of milliseconds, microseconds, या seconds के हवाले से। But in this way we will measure the efficiency of the running time. Other is to execute the program and see how much memory it takes or it uses. It means the space. अगर आपके इफ़ यू हैव टू कंट्रोल लॉट ऑफ वेरिएबल जिनकी चीज़ें वेरी करें कि व्हाट इज़ द इनपुट डेटा, व्हाट इज़ द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर, बट जस्ट प्रोग्राम हम ये कहना कि वन प्रोग्राम इज़ फास्टर देन अनदर राइट नाउ मीन्स इट विल ऑलवेज बी फास्टर। तो ये लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स हैं जिनके हवाले से हमने चीज़ों को देखना होता है, तो वी हैव टू लुक डीपर इनसाइड। और इसके अलावा वी ऑल्सो समटाइम वी वांट टू अचीव प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के वो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के ऊपर या डिफरेंट प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स के ऊपर वो इजीली वो चल जाए, तो वो प्लेटफॉर्म बैकएंड पे कोई भी हो आपका एल्गोरिथम रिमेन्स द सेम रहे। तो उसमें वी कैन यूज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन दैट यूजेस स्टेप्स ऑफ टाइम एंड यूनिट्स ऑफ मेमोरी इंस्टेड ऑफ सेकेंड्स और बाइट्स, कि हम उसको यूनिट्स जो स्टेप्स हैं ऑफ टाइम और यूनिट्स ऑफ मेमोरी हम उनको कैलकुलेट कर लें। तो हम ये एज्यूम ये करेंगे कि ईच एलिमेंट्री ऑपरेशन टेक्स वन स्टेप and each elementary instance it basically occupies one unit of memory rather than कि हम उसको बाइट्स में, स्टोरेज को बाइट्स में और एग्जीक्यूशन को हम सेकंड्स के हवाले से मेजर करें, हम उसको स्टेप्स एंड यूनिट्स ऑफ मेमोरी करते हैं। अब रनिंग टाइम के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ एक्स। अब उसमें गिवन क्या है कि देयर इज एन एरे एक्स एंड वी हैव टू कंप्यूट द एरे ए such that A of I is the average of the elements x0 to xi for I from 0 to n minus 1. तो solution 1 क्या है कि at each step I compute the element xi by traversing the array A and determining the sum of its elements respectively the average. Solution 2 क्या है कि at each step of I update a sum of the elements in the array A, compute the element xi as sum of divided by I. तो अगर हम ये देखें फिगर में कि if these are the different inputs A, B, C, D, E, F, G means एक different arrays को हमने different times पर लिया है and this is the time कि और उसमें जो है तो जैसे आपके जो प्रोग्राम है इट इंक्लूड एन इफ देन स्टेटमेंट, तो दे मे एग्जीक्यूट, वो अगर वो केस ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज वो नहीं होंगी। इसलिए वी कैन से दैट टाइम इज वेरिएबल रनिंग टाइम। तो नॉर्मली जो है वो हम 3 केसेस देख लेते हैं कि ये अगर आपको जो सबसे मिनिमम आता है तो दिस इज़ द बेस्ट केस, और जो सबसे ज़्यादा टाइम के हवाले से जो वर्स्ट टाइम आता है उसको हम कहते हैं दिस इज़ द वर्स्ट केस, और बाकियों को हम उसको जो दरमियान में उसके आता है तो जैसे लेट्स सपोज हमने इस एक सर्टेन इनपुट्स को जो है 7 डिफरेंट इनपुट्स पर सेम ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो उसमें हमने फिर ये देखा तो वी विल सी कि जी दिस इज़ द बेस्ट केस एंड दिस इज़ द वर्स्ट केस, और बाकी इसके दरमियान जो वैल्यूज़ आई इट मीन्स कि दिस इज़ द एवरेज रनिंग टाइम। एवरेज केस में ये रनिंग टाइम वो वेरिएबल कर रहा है क्योंकि वो हो सकता है। टिपिकली एल्गोरिदम्स को हम मेजर करते हैं कि बाय देयर वर्स्ट टाइम, क्योंकि वो सबसे बुरा सिचुएशन में वही हो सकता है। तो अगर हम वर्स्ट टाइम को आपस में कंपेयर कर लें तो वी कैन वेरी मच गेट के जी को इनमें से जो है वर्स्ट केस में मैक्सिमम ये आ रही है तो इट मीन्स कि ये कंपैरेटिवली उससे बेहतर परफॉर्म करेगा। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि इनपुट है A is an array of n elements
और ईच एलिमेंट इज ऑफ टाइप इंटीजर, और आउटपुट हमने ये करनी है कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द एरे ए। उसको हम कोड छोटा सा देख लेते हैं कि हमने एक फंक्शन लिखा है जिसमें हम एरे को पास कर रहे हैं, और एन इज दी साइज, बेसिकली द साइज ऑफ द एरे, और ये जो है इसने सम कैलकुलेट करके वो उसको रिटर्न करना है। हम एक इसमें लोकल वेरिएबल ले रहे हैं एस फॉर रनिंग, फॉर कैलकुलेटिंग द रनिंग सम, और हमने उसको लूप चलाई, क्योंकि सी लैंग्वेज के सिंटेक्स में हम बात कर रहे हैं कि इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, और आई को इंक्रीमेंट करेंगे, और बेसिकली ओनली वन विद इन द बॉडी ऑफ द लूप देयर इज ओनली कि हम जो इनिशियलाइज सम इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इसलिए इसको 0 से इनिशियलाइज किया था, और हर एलिमेंट को हम सम में ऐड करते जाएंगे। तो बाय द टाइम दिस लूप विल टर्मिनेट, तो वी विल हैव बेसिकली इस लूप में अगर हम देखेंगे तो ये लूप जो है फ्रॉम 0 to n वो उसको ट्रेवर्स करेगा फॉर ईच, क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू ट्रेवर्स द ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, और हम हर एलिमेंट को जो है एक रनिंग टोटल में ऐड करते जाएंगे। तो बाय द एंड दिस लूप विल टर्मिनेट, तो हमने उसके तमाम एलिमेंट्स को वन टाइम एक्सेस किया और हमने उसको रनिंग टोटल में डालते गए। तो बाय द एंड ऑफ द लूप we will get in S the sum of all the elements in the array A, or after that the last statement of this function is to return the sum back to the calling program. तो अब ये है कि इस ये एल्गोरिथम हम छोटा सा हमने लिखा है, तो अब इसको देखते हैं कि how we should analyze this algorithm in space of time. तो analysis of sum को अगर हम देखें तो we describe the size of the input in terms of one or more parameters. So input to sum is an array of n ints, so the size is basically the n elements. फिर हमने ये देखना है कि then we have to count how many steps are used for an input of that size. तो a step basically एक हम ये कहेंगे it's an elementary operation such as आपकी addition है, आपकी comparisons है, assignments है, और आपके एलिमेंट का जो है वो उसकी डेटा को एक्सेस करना है, इट इज़ अ स्टेप। तो अब हम उसी एल्गोरिथम को अगर हम देखें तो इनपुट को हमने वही देखी थी। अब ये देखें एस की असाइनमेंट, दिस इज वन सिंगल ऑपरेशन, जहाँ पे इंट आई को हम जब इनिशियलाइज कर रहे हैं, दिस इज द सेकंड सिंगल ऑपरेशन, वन स्टेप है। कंपैरिजन 3, ये भी एक सिंगल स्टेप है जो कंपैरिजन का है। कंडीशन चेकिंग है, ये इंक्रीमेंट अब ही वन स्टेप है। एक्सेसिंग उसका डेटा लेना, उसके साथ एडिशन करना इज़ वन स्टेप, असाइनमेंट इज़ अनदर स्टेप, और फाइनली जो हम उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं दैट इज़ आल्सो द वन स्टेप। अगर हम ये तो हमने नोट किया कि इस एल्गोरिथम में देयर 8 स्टेप्स टू बी परफॉर्म, मींस एग्जीक्यूशन जिनकी होनी है। अब उसमें से अगर हम उनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1, 2 and 8 उनकी जो फ्रीक्वेंसी है दे हैव टू बी डन ओनली वंस विद इन दी फंक्शन कॉल। अब अगर हम ये देखें तो ये चूंकि लूप चलनी है फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स, तो हर आइट्रेशन के लिए ये अगर इसकी 10 आइट्रेशंस हैं तो स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6 and 7 ये वंस एग्जीक्यूट होंगी फॉर ईच आइट्रेशन। और अगर आपकी ये लूप अगर लेट्स सपोज कि ये 10 दफ़ा चलता है तो इट मीन्स कि ये 10 into 5 मीन्स 50 टाइम्स चलेगा फॉर ईच ऑफ द फॉर लूप। और इसमें बेसिकली n आइट्रेशंस होंगी क्योंकि n गिव्स यू द नंबर ऑफ साइज, हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं। तो टोटल हम क्या कह सकते हैं बेसिकली कि ये चूंकि 5 ऑपरेशंस हैं, 5 into n plus 3, तो इसकी जो हमने कम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स है वो बेसिकली क्या है 5n plus 3, तो वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन एरे। अगर वो 10 होंगे तो ये 5 into 10 plus 3 53 हो जाएगा। अगर n का साइज 100 इनपुट्स हैं तो इट विल बी 503 एंड इट्स सो ऑन। तो कम्प्लेक्सिटी फंक्शन जो है हम इसका वो निकालेंगे एल्गोरिथम का, वो एफ ऑफ एन, क्योंकि नाउ n इज द गिवन नंबर ऑफ इनपुट, तो दिस इज इक्वल्स टू 5n plus 3। तो अभी हम इसको देखते हैं कि हाउ 5n plus 3 ग्रो कैसे करता है, और इसको हम एस्टिमेटेड करेंगे रनिंग टाइम फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। लेट्स सपोज इफ n इज 10 तो ये 5n plus 3 विल बिकम 53 स्टेप्स। अगर n इज 100 है इट बिकम्स 503 स्टेप्स। इफ n इज 1000 एलिमेंट्स हैं तो देन इट विल बी 5003 स्टेप्स। और अगर ये 1 मिलियन हो जाए तो ये 5 मिलियन 3 स्टेप्स हो जाएंगे।
तो हम इसमें एक जो इसके कंपैरिजन में बताने की बात ये है कि इफ एज जिस तरह n ग्रो कर रहा है तो द नंबर ऑफ स्टेप्स ग्रोज इन लीनियर प्रोपोर्शन टू n फॉर दिस सम फंक्शन, कि जिस तरह n ग्रो कर रहा है उसी तरह लीनियर की सीरीज में, लीनियर टाइप में हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स भी ग्रो कर रहे हैं। अब हमने इसको देखना है कि व्हाट डोमिनेट्स, व्हाट अबाउट, अगर हम इसमें देखें व्हाट अबाउट 5 इन 5n प्लस 3 एंड व्हाट अबाउट प्लस 3, तो 5 बेसिकली कांस्टेंट है और प्लस 3 भी कांस्टेंट है। तो बेसिकली हम इस लीनियर वो रिलेशनशिप जो बन रहा है वो डिपेंडेंट है n के ऊपर। एज n गेट्स लार्ज द प्लस 3 बिकम इनसिग्निफिकेंट, जैसे हमने देखा कि 503, 5003 और 5 मिलियन 3 और 5 बिलियन 3 में जाएंगे तो 3 इज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाएगी। तो जो n बड़ा होता जाएगा तो प्लस 3 जो है उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो कम होती जाएगी, वो और एक स्टेज आएगी बिकम इनफिनिट। तो 5 जो है वो इट कैन बी इनएक्यूरेट एज डिफरेंट ऑपरेशंस दे रिक्वायर वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि असाइनमेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है, एक्सेस करने के लिए डिफरेंट हो सकता है, और वो जैसे कंपैरिजन है वी डोंट नो कि उनका आपस में एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है, मगर हम फिलहाल उसको यूनिट ऑफ टाइम n कह रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम फंडामेंटली देखें तो टाइम इज बेसिकली इसके इसमें इज लीनियर है इन n। तो इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक complexity, asymptotic complexity के as n gets large the concentrate on the higher order term। तो जब n बड़ा होगा तो we have to concentrate on the higher order term। तो this is the so first of all you have to drop the lower order terms such as plus 3 and you have to also drop the constant coefficient of the highest order that is n। तो उसका कोफिशिएंट अगर हम 5 को भी ड्रॉप कर दें प्लस 3 इज ऑल्सो एन, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी एसिम्प्टोमेटिक कम्प्लेक्सिटी है कि तो हम ये कह सकते हैं फंक्शन 5n प्लस 3 टाइम बाउंड इज सेट टू ग्रो एसिम्प्टोटिकली लाइक n। तो ये हमें ये दे देगा कि दिस गिव्स अस एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम तो it's not exact, it gives you a rough approximation। तो we can also ignore lots of machine dependent details and we basically concentrating on a bigger picture। तो जैसे हम कंपैरिजन फंक्शन करें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि if f of n and g of n are the two complexity functions, तो we can say कि हम ये कह सकते हैं कि f of n is basically o of g of n। हम इसको रीड कैसे करेंगे, o means order, तो रीड हम इसको ऐसे करेंगे कि f of n as order of g of n, या हम ये कह सकते हैं कि f of n is the big O of g of n। And if there are constants such as c and n naught such that n is always greater than n naught, तो हम ये कह सकते हैं कि f of n is less than equal to c of gn and for all sufficiently large n। तो बिग O नोटेशन पे हमने जैसे आज हमने कहा था कि आज हम थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस और कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। स्पेसिफिकली ये डिस्क्राइब करता है वर्स्ट केस सिनेरियो को, ये कंसिडर नहीं करता बेस्ट केस या एवरेज केस को। The big O notation can be used to describe the execution time required or the space used, for example, in memory or on a disk by an algorithm. And it basically characterizes functions according to their growth rate। अब ये उसको जो functions है उसको ये different characterize करेगा depending upon their growth rate, and different functions with the same growth rate may be represented using the same O notation। Basically it is used to describe an algorithm's uses of computational resources। ये हमें सिर्फ उसके computational resources जो चाहिए मीन स्पेस ऑफ टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी के वाले से, ये हमें हमेशा वर्स्ट केस बताएगा फॉर द रनिंग टाइम और द मेमोरी यूजेज of an algorithm is often expressed as a function of the length of its inputs using the big O notation। और या simply इसको हम ये कह सकते हैं कि it describes how the algorithm scales, means it performs in the worst case scenario as it is run with more input।
हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि इफ़ वी हैव अ सब रूटीन दैट सर्चेस एन एरे आइटम बाय आइटम लुकिंग फॉर अ गिवन एलिमेंट, तो जो स्नैरियो बेसिकली जो बिग ओ डिस्क्राइब करेगा वो ये होगा कि व्हेन द टारगेट एलिमेंट इज लास्ट और इट इज़ नॉट प्रेजेंट एट ऑल। तो ये वर्स्ट केस है कि आप उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो उसमें वर्स्ट केस क्या होगा, या तो वो सबसे आखिरी एलिमेंट होगा, तब इस मीन्स कि आपने तमाम एलिमेंट्स ऑफ एरे को एक दफ़ा देख लिया, या वो उसमें मौजूद नहीं है, जब मौजूद नहीं है तभी भी आपको तमाम एंड तक तो देखना पड़ेगा। तो दिस इज़ द बिग, उसमें जो है अगर इस केस में हम ये कह रहे हैं तो वर्स्ट सिनेरियो यही होगा, या तो वो सबसे आखिरी एलिमेंट है या वो उसमें मौजूद नहीं है, तो उसके लिए आपको तमाम एरे को देखना तो पड़ेगा एंड तक। So this particular algorithm is O of n, as the same algorithm working on an array with 25 elements should take approximately 5 times longer than an array of, क्योंकि लीनियर है। अब एक अगर साइज 5 का आप एरे लेते हैं, उसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो आपने उस एरे को कितनी दफ़ा देखा, कितने एलिमेंट्स तक जा किया, 5 तक। अब उसको जब हमने 25 पे किया तो वो सिर्फ 5 गुना ज़्यादा है, तो वो 5 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 25 एलिमेंट्स को आपने ट्रेवर्स करना है। एंड वी नो के जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं उनकी एग्जीक्यूशन एक मशीन पर एक ही टाइम पर एक ही तरह से हो रही है। तो यहाँ से हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि ये लीनियर ग्रोथ है इसकी। The big O notation allows the algorithm designers basically to predict the behavior of their algorithms and to determine which of multiple algorithms to use in a way that is independent of computer architecture or a clock rate. तो ये हमें बिग ओ नोटेशन हमें ये बता देती है कि हम बिहेवियर अपने एल्गोरिथम्स का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंड हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि विच ऑफ द मल्टीपल एल्गोरिथम है जो हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं उनमें से कौन सा हम यूज़ करें, सो दैट कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो क्लॉक रेट है वो इससे इंडिपेंडेंट हो जाए। तो a description of a function in terms of big O notation usually only provides an upper bound on the growth rate of, वो उसको लोअर बाउंड को नहीं देखता, वो सिर्फ उसकी अपर बाउंड को देखता है। तो इन अ टिपिकल यूजेज हम ये कह सकते हैं द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ O notation is not used directly, rather the O notation for a function f of x is derived by the following simplification rules. Be clear about these rules. Like if f of x is a sum of several terms, the one with the largest growth rate is kept and all others are omitted. And if f of x basically is a product of several factors, so any constant terms in the product that do not depend on x, they are omitted. Let's suppose हम f of x is हम देखते हैं कि it is 6x4 minus 2x3 plus 5. And suppose we wish to simplify this function using O notation to describe its growth rate as x approaches infinity, right? The upper bound. So this function basically is the sum of three terms, 6x4 minus 2x3 and 5. So of these three terms, अगर हम ये देखें, the one with the highest growth rate is the one with the largest exponent as a function of x. Namely 6x4 exponent 4 है, that is the largest. Now one may apply the second rule कि 6x4 is the product of 6 into x4 in which the first factor does not depend on x. So omitting this factor, it will result in the simplified form x4 power 4, and thus we say that f of x is big O of x of 4, x पावर 4, और मैथमेटिकली हम उसको ये यूँ लिख सकते हैं कि f of x is basically the big O notation for x of 4. तो ये x is the number of size of input, और यही उसका वर्स्ट केस के हवाले से सिचुएशन होगी। अब हम लेट्स सपोज कि n के डिफरेंट वाले देखते हैं कि if n is 1 तो O of 1 क्या होगा। तो if O over 1 is described an algorithm that will always execute in the same time or space regardless of the size of the input data. O of 1 means क्या, वो उसकी टाइम और स्पेस की जितनी मर्जी इनपुट डेटा हो जाए वो उसकी ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि इफ़ अ नंबर इज इवन और ऑड, पुश या पॉप ऑपरेशन करना है ऑन अ स्टैक,
insert and remove operation करने हैं on a queue, तो it will always be, the complexity will be O of 1. It will always execute in the same time or space regardless कि उसका size of the input data set क्या होगा. जब हम O of n की बात करते हैं, it describes an algorithm whose performance will grow linearly and in direct proportion to the size of the input data set. It means कि उसके हिसाब से grow करेगा. जैसे एग्जाम्पल है कि फाइंडिंग द मिनिमम और द मैक्सिमम एलिमेंट इन अ लिस्ट, और वी हैव टू डू सीक्वेंशियल सर्च इन एन अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्स. तो फिर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसी पे डिपेंड कर रहा है. या जैसे हमने ट्रेवर्सल करनी है ऑफ लिंक लिस्ट, या हमने उसको एरे को ट्रेवर्स करना मींस एग्जैक्टली विजिटिंग द एलिमेंट्स वंस फॉर द डेटा स्ट्रक्चर विद एन एलिमेंट्स. तो एग्जाम्पल को हम ये देखते हैं कि ओ ऑफ एन को ये कैसे ग्रो करता है. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जिसे हम कंटेन्स वैल्यू इज अ फंक्शन, और इसमें हम एक स्ट्रिंग का एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ले रहे हैं और एक स्ट्रिंग वैल्यू एक ले रहे हैं एलिमेंट एज अ स्ट्रिंग टाइप, और ये फंक्शन जो है ये आपका बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, मींस आइदर ट्रू और फॉल्स. तो अब हम ये देख रहे हैं फॉर इंट ऑफ 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं कि जितनी स्ट्रिंग्स की लेंथ है, क्योंकि वो एरे है, एरे की लेंथ को हम उसको चलाएंगे एट i++ विद ईच आइट्रेशन हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे. हम ये चेक करेंगे कि इफ स्ट्रिंग्स ऑफ i जो है वो वैल्यू के बराबर है तो वो उसको वैल्यू को ट्रू कर देगा. अदरवाइज हम एक स्पेसिफिक वैल्यू की हम देखना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पर हमें वो मौजूद उसमें है या नहीं है. वंस इट इज़ फाउंड तो हम उसकी वहाँ पर वो टर्मिनेट कर देंगे, और अगर नहीं है तो ये फिर वो ट्रेवर्सल एंड तक रिवर्स केस है, एंड तक चली जाएगी एंड यू विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ फॉल्स. एक्सप्लेनेशन को हम फॉलो करते हैं. तो दी एग्जाम्पल जो भी हमने देखी, इट आल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ बिग O इट फेवर्स द वर्स्ट केस परफॉर्मेंस सिनेरियो. तो a matching string अब जो है could be found anywhere during the iteration of the for loop and the function would return early. But big O notation will always assume the upper limit where the algorithm will perform the maximum number of operation, means that is the worst case. तो O and 2 को अगर हम देखेंगे, it represents an algorithm whose performance is directly proportional to the square of the size of the input data set. For example जैसे bubble sort है, तो कंपेयरिंग एग्जांपल आएगी जैसे 2 डायमेंशनल एरे ऑफ साइज n by n है, उसमें अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इट विल टेक n². फाइंडिंग डुप्लीकेट्स इन एन अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स इम्प्लीमेंटेड विद 2 नेस्टेड लूप्स, तो ये भी आपका O(n²) होगा. So this is common with algorithms that involves nested operations over the same data set. तो जहाँ पर आपकी जितनी नेस्टिंग डीपर होती जाएगी तो अगर आपकी 3 लेवल की नेस्टिंग है तो वो इसका ऑर्डर जो है वो बिग O नोटेशन में n³ हो जाएगा. अगर 4 लेवल की नेस्टिंग है तो इट विल गो अप टू n⁴. फिर आपकी एक और दूसरा है जैसे वो हो सकता है कि बिग O फ्रॉम 2 to the power n, बाइनरी की पावर n denotes an algorithm whose growth will double with each additional element in the input data set. जैसे आप एक एलिमेंट उसमें ऐड करेंगे तो वो डबल हो जाएगा. तो वी कैन से दैट द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एन बिग O to n फंक्शन विल क्विकली बिकम वेरी लार्ज. तो बिग O गिव्स द अपर बाउंड, ये हमें बार बार मैं इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये लोअर बाउंड नहीं देता, इट गिव्स यू द अपर बाउंड. Complexity of an algorithm, it is usually used in conjunction with processing data sets such as lists, but it can be also be used elsewhere. कंपेयरिंग फंक्शंस देखते हैं कि अगर आपका 2 फंक्शंस है 100n² वर्सेस 5n³, तो विच वन इज बेटर. तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर n की वैल्यू 1 हो, 1 एलिमेंट हो, तो 100n² मीन्स 10. हम उसको वाले से देख रहे हैं, अगर 5n³ लेंगे तो वो 5 हो जाएगा. तो 5n³ को अगर हम जब n⁻²2 हो जाएगा तो ये इट विल बिकम 40. तो n² चूंकि 1 है तो ये 100 बेसिकली हो जाएगा. ये 400 क्योंकि स्पेस की वजह से मैं इसको थोड़ा सा कम दिखा रहा हूँ. और यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि अगर इफ़ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और दिस इज़ द नंबर ऑफ स्टेप्स, और उसके जो एग्जीक्यूशन टाइम के वाले से हम देख रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि अगर एक एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी जो है वो 10n² है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट, तो वो अगर 3 4 5 से अगर हम ये 10 तक देखें तो कोई इतना इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा, बल्कि इवन अप टिल हम यहाँ पर 20 22 तक भी अगर हम देखें तो कोई इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा.
बट उसके बाद आप यकीनन ये देखेंगे कि जब आप उसकी नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ती गई तो उसमें अब जो है वो 100n² ने परफॉर्मेंस बेटर रही, जबकि 5n³ की परफॉर्मेंस एकदम जो है वो बाय द टाइम वी रीच 34 इनपुट्स तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो वो शुरू में वो ज़्यादा एफिशिएंट था, मगर बाद में वो जो है वो ये वाला एल्गोरिथम इट परफॉर्म्स बेटर। तो वाई दिस इज यूजफुल हम देख लेते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि एज इनपुट्स गेट लार्जर एन एल्गोरिथम ऑफ अ स्मॉलर ऑर्डर will be more efficient than an algorithm of a larger order। जैसे हमने ये एक और एग्जांपल के जरिए, ये टाइम है, इन द केस ऑफ स्टेप्स हम नाप रहे हैं, इनपुट ये साइज है हमारा। तो अगर हम इसको 0.05n² जिसको OM(n)2 और 3n जो है वो 0 देख रहे हैं, तो ये अगर हम देखेंगे n of 60 तक जो है तो ये इसने जो है वो इसने बेटर परफॉर्म किया, बट आफ्टर n = 60 तो वो 3n इज मच मोर बेटर देन ON2। तो बिग ओ नोटेशन आप ये कह सकते हैं कि थिंक ऑफ फंक्शन ऑफ n इज अ बिग ओ ऑफ g ऑफ n। हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ n ग्रोज एट मोस्ट लाइक g ऑफ n, और f grows no faster than g, so ignoring constant factors and for large n। important जो है कि big O is basically is not a function, never read as इसको हमने equal नहीं पढ़ना। example जैसे 5n plus 3 is O of n, 3 at 37 and 5 plus 7n² minus 2n plus 1 is basically हम ये कह सकते हैं कि is a O is of n 5 हाईएस्ट ऑर्डर जो है। अगर हम इसके आपस में तो चार फंक्शंस की अगर हम कंपैरिजन करें कि दिस इज 5n4 100n² प्लस 5n³ 5n³ 100n², और हमने ये पर देख रहे हैं नंबर ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज, इनपुट जो वैल्यूज n की वैल्यूज को देख रहे हैं, यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टेप्स को देख रहे हैं कि हाउ मच इट टेक्स। तो अगर आप ये शुरू में देखेंगे तो आफ्टर 5-6 में जो एकदम इसका जो 5n4 है उसकी परफॉर्मेंस कितनी बड़ी हो गई कि अगर हम यहाँ पर हम इसको हम 11 के हिसाब से देखें तो वो यहाँ पर ये कितना टाइम ले रहे हैं, ये कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में कर रहे हैं, जबकि ये 5n4 जो है वो कितना ज़्यादा स्टेप्स लेगा टू परफॉर्म दैट एग्जीक्यूट दैट फंक्शन। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा है। मगर हम उसी को हम ये देखें तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ हम जैसे चाहेंगे जो लीस्ट कोफिशिएंट है एट हायर नंबर इट ऑलवेज परफॉर्म बेटर। 33 के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर जाके 100n² उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इवन एज कम्पेयर टू 100n² प्लस 5n³ या 5n³ के हवाले से। ये 5n³ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 100n² प्लस 5n³ है, इसकी परफॉर्मेंस कितनी, और इमेजिन कि यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा होगी, ये तो उस हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो जो कॉमन है उसमें हम ये करेंगे जैसे कि साइज बेसिकली डज मैटर, हमने यहाँ से आपको ये दिखाने की कोशिश की है। तो जो कॉमन ऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हैं जैसे 0 of k मीन्स 0 of 1 कांस्टेंट टाइम है, ये log n of the base b जिसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक टाइम, O of n मीन्स लीनियर टाइम है, n log n भी हो सकता है, n² मीन्स क्वाड्रेटिक टाइम, n³ जो है वो क्यूबिकल टाइम है, एंड उसको हम कंटिन्यू करें तो k of n मीन्स एक्सपोनेंशियल टाइम। तो जूं आपको ये डाउनवर्ड बताते जाएंगे तो मीन्स कांस्टेंट टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम है, लॉगरिथमिक टाइप की उससे ज़्यादा है, लीनियर टाइम की उससे ज़्यादा है, क्वाड्रेटिक। इस तरह आपकी जो आप इस तरफ जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम विल इंक्रीज। अगर हम उसको देख लें कि इफ़ व्हाट हैपन इफ़ वी डबल द इनपुट वैल्यू ऑफ साइज n, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर ये लीनियर हो और उस हवाले से ये लॉग बेस्ड हो, 5n है, n log n2 है, n² है और 2 power n है, तो उसमें हम ये देखें कि अगर हम 8n हो और उसको लॉग देखें वो 3 वैल्यूज में 3 स्टेप्स में बता देगा, जबकि वर्स्ट केस लीनियर के केस में 8 में बताएगा। अगर उसको हम डबल करेंगे तो आप ये देखें कि लॉग वाले में लॉगरिथमिक टाइम में बहुत कम फ़र्क आया विद इन 4 स्टेप्स, जबकि 5n में आप ये देखने के डबल हो गया, log n2n में ये डबल से भी ट्रिपल से थोड़ा सा कम है, स्क्वायर में करेंगे तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड और उसके बाद देखेंगे और सबसे जो डिफरेंस है वो 2 पावर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। कितना फ़र्क आना शुरू हो गया, 10⁻76 विल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो बिग नंबर्स जो है, सपोज अ प्रोग्राम हैज़ रन टाइम n factorial है एंड द रन टाइम फॉर end of 10 is 1 second,
एन फैक्टोरियल के हवाले से अगर हम देखें तो जो अगर n की वैल्यू अगर 10 है और उसमें 1 सेकेंड है तो फॉर 12 के लिए कितना हो जाएगा, मीन्स 120, क्योंकि 10 तक 1 सेकेंड है तो 11 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ 120 सेकेंड मीन्स 2 मिनट्स रन टाइम। और अगर n 14 कर देंगे तो रन टाइम विल बी 6 आवर्स। जस्ट इमेजिन कि 120 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 13 इंटू 14, और अगर वो n 16 हो जाए, ये देखें सिर्फ 2 है तो इट विल द रन टाइम विल एक्सपोनेंशियल फैक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें 2 मंथ्स हो जाएगा। n इज इक्वल टू 18, द रन टाइम इज 50 ईयर्स। n टाइम अगर n की वैल्यू 20 करने द रन टाइम इज 200 सेंचुरीज। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि लीनियर ग्रोथ में, फैक्टोरियल ग्रोथ में ये कितना मैटर करता है, कि साइज डज मैटर। अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड एनालिसिस टेक्निक्स की बात करते हैं थोड़ा सा। इसमें हम देखते हैं कि कांस्टेंट टाइम स्टेटमेंट्स क्या हैं, कि सिंपलेस्ट का वन मीन कि ओ इज़ वन, हमने कहा ये टाइम स्टेटमेंट्स है। असाइनमेंट स्टेटमेंट जैसे सिंपल डेटा टाइप के हम करते हैं, इंट एक्स इक्वल टू वाई असाइनमेंट है। अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे हम कर रहे हैं 5 इंटू वाई प्लस 4 माइनस जेड, तो इसकी भी टाइम स्टेटमेंट क्योंकि इनसिग्निफिकेंट टाइम लेता है तो वो 1 ही होगा। एरे रेफरेंसिंग आप कर रहे हैं या एरे असाइनमेंट कर रहे हैं फॉर ऑल जे, एफ ए जे को 5 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये तमाम जो है वो आपका कांस्टेंट टाइम स्टेटमेंट्स हैं। मोस्ट कॉमन कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे सच एज एक्स लेस देन 12 एंड ऑल दैट। एनालाइजिंग लूप की अगर हम बात करेंगे तो एनी लूप हैज़ 2 पार्ट, कि हाउ मेनी इटरेशंस आर परफॉर्म्ड एंड हाउ मेनी स्टेप्स पर आइट्रेशन। तो जैसे इंट 0 टू जे, 2 वेरिएबल ले रहे हैं, एक सम और एक जे, सम को इनिशियलाइज कर रहे हैं विद 0 और जे की लूप चला रहे हैं फ्रॉम लूप जो है वो n टाइम्स चलेगी स्टार्टिंग विद वैल्यू ऑफ जे और सम प्लस जे। तो इसमें लूप विल एग्जीक्यूट n टाइम्स मीन्स 0 टू n-1 और इसमें जो है आपके 4 स्टेप्स पर आइट्रेशन होंगे। टोटल नंबर हम इसको कर सकते हैं कि n ऑफ o ऑफ 1 मीन्स o n को हम करेंगे तो इन दी एंड वो n के ऊपर ही बेस कर रहा है, लीनियर टाइम में है। बट व्हाट अबाउट दिस लूप, अगर हम ये करें तो लूप एग्जीक्यूट 100 टाइम्स 1 स्टेप्स पर आइट्रेशन, टोटल टाइम इज दिस विच इज अगेन 1। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल के हम किसी भी जब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये हो जाता है, तो दिस बिकम्स 1। एनालाइजिंग लूप अगर हम फिर उसको देखें, व्हाट अबाउट व्हाइल लूप्स के डिटरमिन हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। जैसे बूल आपने एक डिक्लेयर किया कि डन, उसको आपने फॉल्स कर दिया, रिजल्ट हमने रिजल्ट को इनिशियलाइज किया तो विद द वैल्यू ऑफ 1 डिक्लेरेशन का, और n इज द वेरिएबल ऑफ n। स्कैन एफ हम उसको रीड कर रहे हैं वैल्यू को व्हाइल इट इज़ नॉट डन, तो वो विल क्या करेंगे कि हम रिजल्ट को रिजल्ट के साथ n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन n एंड वी विल डिक्रीमेंट n। इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1 देन डन इज इक्वल्स टू ट्रू, और ये हम उसको थोड़ा सा देख रहे हैं। तो लूप टर्मिनेट्स व्हेन डन इज इक्वल टू ट्रू विच हैपन्स आफ्टर n इटरेशन, तो उसका टोटल टाइम क्या होगा, बिग O होगा। इस मीन्स को हम कहेंगे कि ये लीनियर है, n पे डिपेंड कर रहा है, वर्स्ट केस सिनेरियो देगा। नेस्टेड लूप्स की अगर हम बात करेंगे, ट्रीट जस्ट लाइक अ सिंगल लूप एंड इवैल्यूएट ईच लेवल ऑफ नेस्टिंग एज नीडेड। जैसे हमने ये देखा है j to 0, j to n लेस देन n, j प्लस प्लस। अब उसके अंदर हम k को देख रहे हैं, k को असाइनमेंट कर रहे हैं, n k इज ग्रेटर देन 0, k माइनस माइनस सम प्लस इक्वल टू k प्लस j। तो हाउ वी विल हैव टू स्टार्ट विद द आउटर लूप, उसमें कितनी आइट्रेशंस हैं, n है। एंड हाउ मच टाइम पर आइट्रेशन नीड टू इवैल्यूएट इनर लूप यूजेस o n, हम उसको ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ओ एन टोटल टाइम कितना होगा, n इंटू ओ एन, एंड ओ एन इज मीन्स बेसिकली n इंटू एन विच इज़ n स्क्वायर। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो उसको हम देखने के उसकी जो डस्टेड लूप है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होगी। व्हाट इफ द नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ वन लूप डिपेंड्स ऑन द काउंटर ऑफ द अदर। जैसे इन j के और j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। For k is equal to 0, k less than j, k plus plus, sum plus equal to k plus j. Analyze inner and outer loop together. Number of iterations of the inner loop is 0 plus हम करेंगे तो o power n square हो जाएगा। Sequence of statements को अगर हम देखें, for a sequence of statements compute their complexity.
तो फंक्शंस इंडिविजुअली एंड ऐड देम अप। जैसे हम इसको ये कर रहे हैं कि ये एक नेस्टेड लूप है जो सम प्लस करती है, ये एक सिंपल लूप है तो उसमें ये कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट इसकी क्या होगी कि नेस्टेड लूप यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि O(n)² है, इसका वर्स्ट केस O(n) है और इसका तो 1 ही है, कांस्टेंट ही है। तो जब हम इसको हम प्रोडक्ट रूल के हिसाब से करेंगे तो इस पूरे एल्गोरिथम का बिग O नोटेशन जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर मींस n² ही आएगी। दिस वी कॉल्ड अ सम रूल, वो हमने पहले प्रोडक्ट रूल देखा था। Digression जिसको हम कहते हैं कि when doing big O analysis we sometimes have to compute a series like 1 2 3 plus plus n minus 1 plus n। तो इसकी complexity क्या होगी? तो remember जो Gaussian term है, Gaussian series क्या है कि summation of I from I1 to n into n plus 1 over 2 which is basically n² plus n over 2। तो इसमें higher order क्या है? तो big unit is always n²। it means कि ये n number of input के हिसाब से square होगा, तो वो उसकी complexity worst case में आ जाएगी। कंडीशनल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो व्हाट अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स सच एज इफ कंडीशन है आपकी तो फिर स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2। तो वे स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 रन इज O लीनियरली है एंड स्टेटमेंट 2 रन इन O(n)² टाइम। We use worst case complexity among all inputs of the size n, what is the maximum running time हम क्या कहेंगे? The analysis for above example is n²। अब हमने ये देखना है कि फास्ट मशीन वर्सेस फास्ट एल्गोरिथम, इन दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा उसमें हो सकती है? हमें फास्ट एल्गोरिथम चाहिए या फास्ट मशीन के हवाले से? तो इफ़ यू गेट अ 10 times फास्ट कंप्यूटर then it can do a job in 10 cube seconds for which the older machine took 10⁴ seconds। तो जब आप एक मशीन 10 times फास्टर लेंगे तो बेसिकली तो मतलब है कि जो पहली मशीन जो है वो अगर आपका 10⁴ जो है 10,000 सेकेंड में वो काम कर रही थी, तो आप 10 times फास्टर मशीन उसको 1000 seconds में कर लेगी। मगर हम कंपेयर करें द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम्स विद कम्प्लेक्सिटीज T of n सच n² या उसको एक्सपोनेंशियल में हम देखें 2⁻n which is technically not an algorithm for different problems on both the machines। The question is it worth buying a 10 times fast machine? हमें फास्ट एल्गोरिथम बेहतर ज़्यादा रखना चाहिए या फास्ट मशीन रखनी चाहिए? तो हम यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं कि what happens when we buy a computer 10 times faster। तो अगर हम उसमें ये देखें तो जो अगर ये टाइम के हवाले से उसमें हम देख रहे हैं T of n को वो 10n है, 20n है, 5n log n, 2n² and 2n उसके हवाले से क्राइटेरिया हम देखेंगे। तो अगर ये उसको जो आपकी मशीन है वो अगर इसको ये 10 टाइम फास्टर है तो वो अगर 10n के लिए वो अगर n डैश जो थी वो आपकी 10,000 ले रही थी, तो ये 10 टाइम 1000 में कर लेगी, वो 5000 में, ये 500 में करेगी। वो अगर हम इस हवाले से कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे तो वो 1842 और ये 250 में कर लेगी, ये 223, ये 70 में कर लेगी, ये 16 है तो इसको 13 में कर लेगी। तो यहाँ से अगर हम ये इवैल्यूएशन करेंगे तो n भी है वो 10n के बराबर है। इसमें हम देख रहे हैं ये 10n है, इसमें ये √10n है विच इज़ और उसके दरमियान में रहेगी। इसमें ये n जो डैश है वो 10√n के साथ होगी और इसमें n डैश इज n+3 है बेसिकली। तो अगर हम उनकी रेशो निकालें तो ये 10 टाइम 7.37, 3.16 एंड सो ऑन। तो क्या वाकई हमें 10 टाइम फास्टर रिजल्ट देगी? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस केस में अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 2⁻n² है तो वो हमें सिर्फ 3 टाइम 10 जो आपकी फास्टर मशीन है वो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं हमें वो दे रही। तो द बेस्ट केस, अ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग विच वी हैव टू लुक इनटू for is n equal to 1 because this is the fastest, but this is wrong. N is the number of input. Big O refers to the growth rate। हम ये देखते हैं कि when n approaches infinity तो worst case क्या होगा? Which is the worst case? कि सबसे बुरा क्या हो सकता है किसी एल्गोरिथम में? A best case is defined as which input of size n is cheapest among all inputs
ऑफ साइज एंड ये वेब से मगर हम ये देखेंगे कि बिग ओ इज ऑलवेज कंसिडर, हम जो आज की हमारी जो ज़्यादा डिस्कशन है वो बेसिकली बिग ओ के ऊपर है, विच विल ग्रोथ रेट करेगा वो अपर बाउंड। हम बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, एक तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहा है, दूसरा वो अपर बाउंड हमें दे रहा है, मींस वेयर एन ग्रोज टू इन्फिनिटी। तो आज का अगर हम थोड़ा सा लेक्चर की अगर हम उसको समरी को थोड़ा सा देखें तो हमने शुरू में बात की कि एल्गोरिदम एनालिसिस क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। क्योंकि कोई भी एल्गोरिदम हो, हमने उसको यूज़ करने से पहले ये देखना है कि वो इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस वो हमें क्या परफॉर्मेंस देगा। तो उसके बारे में हमने डिफरेंट सिनेरियोज को देखा और फिर हमने देखा कि वो टाइम, हमें बेसिकली टाइम कम्प्लेक्सिटी भी देखनी है और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखनी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मुराद ये है कि वो उसको कितने अच्छे हाउ मनी से उसके सेकंड्स के हवाले से वो उसको परफॉर्म करेगा, और स्पेस मींस कि हाउ मनी उसको जो है स्टोरेज यूनिट की स्पेस की यूनिट्स चाहिए होंगे। और फिर हमने उसमें ज़्यादा डिफरेंट हमने देखी कि हाउ वी हैव टू सी दी कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स, वो क्या चीज़ है, हमने उसमें कम्प्लेक्सिटी को कैसे देखेंगे। और हमने देखा कि उसमें हम स्टोरेज तो नॉर्मल इतनी नहीं होगी, हमें ज़्यादा एफिशिएंसी के हम जब तरफ आएंगे तो हमें उसके एग्जीक्यूशन टाइम की ज़्यादा फिक्र होगी। फिर हमने उसमें देखा कि हाउ वी हैव टू मेजर दी एफिशिएंसी, वी थिंक अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स, जिसमें हमने वो देखा कि कैसे करेंगे। और उसमें हमने से अभी आज जो हमारी जो ज़्यादा डिस्कशन थी वो बिग ओ नोटेशन पर थी। हमने कहा था कि जैसे डिफरेंट जो इनपुट साइज़ है उस पर हमने जो अगर हम एक ही एल्गोरिदम को अप्लाई करें तो उसकी एग्जीक्यूशन टाइम डिफरेंट हो सकता है, मगर उसका हमने वो देखा कि एक तो वो उनके डाटा एलिमेंट्स के हवाले से भी चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं। तो हमने ये चीज़ देखी कि एक उसमें 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। वन इज़ द बेस्ट केस कि सबसे मिनिमम क्या हुआ, और एक एवरेज वो मिनिमम और वर्स्ट केस के दरमियान होता है। वर्स्ट केस होता है कि सबसे बुरा क्या होगा। तो वो हम जब एक एल्गोरिदम का डिटरमिन कर लेते हैं तो वहाँ से फिर हमने बात की थी कि बिग ओ नोटेशन की। तो बिग ओ नोटेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है एक वर्स्ट केस सिनेरियो, और उसमें हमने कहा था कि ये अपर बाउंड को देखता है, ये लोअर बाउंड को नहीं देखता। इट मीन्स वेयर एन जो आपके नंबर ऑफ इनपुट्स हैं इट ग्रोज टू इन्फिनिटी। हमने उसमें काफ़ी एक दो तीन एग्जांपल्स ली, उनके आपस में कंपैरिजंस करके देखे, और मेरी आज ये कोशिश रही कि मैं बिग ओ के कॉन्सेप्ट को जो है वो कुछ क्लियर कर सकूँ। फिर हमने उसमें कुछ स्टैंडर्ड एनालिसिस टेक्निक्स पर आज हमने बात की कुछ कि हाउ वी कैन एनालाइज द सिंपल स्टेटमेंट्स। तो वो हमने देखा कि वो उसके जो कांस्टेंट फंक्शन आई होता है वो बिग ओ के केस में हम उसको 1 ही कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने देखा कि वो उसको जो है वो ओ आफ्टर द एन जाते हैं। फिर लूप्स में हमने देखा कि जो सिंपल लूप्स हैं वट एवर इज द सिचुएशन, तो वो हमने वो देखा कि वो ओ टू द पावर वो भी लीनियर ग्रोथ है, मगर जब नेस्टेड में हम जाते हैं तो वो उसकी हाई वो क्वाड्रेटिक में आ जाता है। और फिर हमने देखा कि जो नेस्टिंग आप डीपर करते जाएंगे वो उसको जो है वो उसको एन स्क्वायर एन क्यूब इस तरह हाई ऑर्डर में लेता जाएगा। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर हमने ये देखा आखिर में ये देखा कि हमें फास्ट मशीन चाहिए होती है या फास्ट एल्गोरिदम चाहिए होता है। और अभी हमने एक छोटी सी एग्जांपल से ये चीज़ देखने की कोशिश की कि फास्ट मशीन की बजाय हमें हमेशा ये कंसिडर करना चाहिए कि विच एल्गोरिदम विल परफॉर्म फास्ट, वो कितने कम टाइम में एग्जीक्यूट होगा, तो वो हमें ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा और ऑन अ फास्ट मशीन रादर दैन कि हम सिंपली एल्गोरिदम पर ध्यान ना दें और फास्ट मशीन ले लें, तो वो हमें इतना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसका नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई सिंसियरली होप कि आज के जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कम्प्लेक्सिटी के हवाले से उसको स्पेस के हवाले से जो बात की है तो उसको समझने में उनको अंडरस्टैंड करने में आपको कतन कोई मुश्किल नहीं पेश आई होगी। इसकी जो है रिकमेंडेड बुक्स में और वेबसाइट पर डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप उनसे ज़रूर इनकी थ्योरी को पढ़ें और एग्जांपल्स को हवाले से इसको चेक करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे बिकम मच मोर क्लियर। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।